हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंक्लाइंड रोलिंग मोशन पे डिस्कशन करेंगे कि इंक्लाइंड रोलिंग मोशन क्या होता है। उस पे बहुत ही सटीक से जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो सबको डिराइव करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो होगा हमारे पास कि जब इंक्लाइंड रोलिंग मोशन होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा ऑब्जेक्ट का, रोलिंग ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन कैसा होगा। दूसरा जो रिजल्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज द फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंक्लाइंड रोलिंग मोशन, कि इंक्लाइंड रोलिंग मोशन के दौरान फ्रिक्शन क्या हो सकता है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हो सकती हैं। और तीसरा रिजल्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है वेलोसिटी का, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड मोशन पे रोल करता है, प्योर रोलिंग फॉलो करता है, तो जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की जब वो इंक्लाइंड किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉटम की तरफ अप्रोच करता है तो बॉटम पे पहुंच के कुछ h डेप्थ नीचे आने से उसके पास कितनी वेलोसिटी हो जाती है, ये सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंक्लाइंड रोलिंग मोशन, और सबसे पहला रिजल्ट जो हम ड्राइव करेंगे वो होगा एक्सेलरेशन का। तो चलिए एक सिंपल सी डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं कि मेरे पास एक इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट, ये प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए ये मेरे पास एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ये h हाइट थीटा एंगल है, इसको हम h कंसीडर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास रोलिंग ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक तो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल इस डायरेक्शन में, जिसको हम प्यार से mg साइन थीटा लिख देते हैं, और एक दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट होगा दैट इज mg cos थीटा, mg cos ऑफ थीटा, ये सबको पता होता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का अलोंग द mg साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। हम चर्चा करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की आज के लेक्चर में, अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, और भी बहुत सारे केसेस होंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस के, वो हम सारे डिस्कस ज़रूर करेंगे। चलिए, और अल्फ़ा आपको सबको पता है, अल्फ़ा इस तरह से फॉलो करेगा। बड़ी सिंपल सी हमारे पास डायग्राम है। अब अगेन हमारी जो अप्रोच रहेगी वो सेम ही रहेगी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखना है, फिर रोटेशनल इक्वेशन लिखना है, और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक एक्सेलरेशन के रिजल्ट तक पहुंचना है। सबसे पहले जो ट्रांसलेशनल मोशन का रिजल्ट होगा, देखो इसके पास एक mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। सो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख सकता हूं दैट इज mg साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं। सेकेंड इक्वेशन जो रोटेशनल मोशन से हमारे पास आ सकता है दैट इज ड्यू टू द टॉर्क। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास है, इसको मैं c से डिनोट करता हूं अगर, तो mg साइन थीटा नॉर्मल और mg cos थीटा, ये तीनों ही फोर्सेस जो हैं ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों फोर्सेस के कारण सेंटर के अबाउट टॉर्क की वैल्यू 0 है। क्लियर। बट हमारे पास एक और फोर्स है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग एट द सेंटर, इट इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सो r डिस्टेंस पे एक्ट करने के बावजूद ये क्या कर रहा है, ये एक टॉर्क अप्लाई करेगा अबाउट द सेंटर। सो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा जिसको हम रोटेशनल इक्वेशन में लिखेंगे दैट इज फ्रिक्शन टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r। टॉर्क का एक और इक्वेशन होता है विच कैन बी रिटन एज I एंड अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। सो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। एक थर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं अंडर द प्योर रोलिंग, अंडर प्योर रोलिंग मेरे पास है जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज a इज इक्वल टू r अल्फा, ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा a अपॉन r। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन
आर इज इक्वल टू आई, और इन प्लेस ऑफ अल्फा मैं लिख सकता हूं ए अपॉन आर, ऐसा। ये जो आर है ये भी यहां जा सकता है, तो आर स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां से मैं इस आर को हटा देता हूं। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज अवर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया। सो फ्रिक्शन का रिजल्ट आ गया मेरे पास, रिजल्ट तो नहीं कह सकते, बट यहां पर फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1 हियर। सो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करके हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट, देन व्हाट वी गेट mg sin theta minus friction. So friction is equal to IA divided by r square is equal to ma. So we can write here mass into acceleration. अब ये जो टर्म है इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन को कंबाइन करते हैं, और I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू प्लग दिस वैल्यू ऑफ I इन दिस इक्वेशन। सो मेरे पास ये हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, और ये वाला टर्म भी दूसरी तरफ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन मास प्लस एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा। अब यहां से जो मास वाला टर्म था वो कॉमन लिया जा सकता है, यहां पर लिखा जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, और जो मास का टर्म है वो इस मास से कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं g साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, देखो ये मास टर्म में कैंसिल हो गया है, यहां पर 1 बचेगा, तो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर is equals to acceleration of the center of mass, this acceleration. So this is the required result of acceleration, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग के अंडर इंक्लाइंड सरफेस पे रोल करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, that is the acceleration. Now you can see here the acceleration of the body is independent of the mass, right, independent of the radius even, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास कुछ फंडामेंटल रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क हो गया, रिंग हो गया, हॉलोस्फीयर हो गया, सिलेंडर होंगे, राइट, और सॉलिड स्फीयर हो गया, तो इनके एक फिक्स्ड वैल्यू है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की, हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट मीन्स दैट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। समटाइम्स फॉर द केस ऑफ रिंग ये 1 होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए ये 2/5 होता है, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट हैं। इट मींस द डिनोमिनेटर इज ए कांस्टेंट टर्म g sin theta. So acceleration is independent of the radius, acceleration is independent of the mass also. तो ये बातें हमें काफ़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। So this is the result of the acceleration in this situation. दूसरा रिजल्ट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो बेटा फ्रिक्शन का है, कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रिक्शन के लिए हम यहाँ से जो इक्वेशन में हमारे पास, लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 जो एक्सेलरेशन का है, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन हियर in equation number 3. So let's plug. So हमारे पास क्या हो जाएगा, friction can be written as I, again we can write I is equal to mk square. So mk square in place of I upon r square, और acceleration की जगह मैं लिख रहा हूँ g sin theta all divided by 1 plus k square upon r square, इस तरह से। ओके, ये मास था, इस g के साथ जा सकता है, तो ये बड़ा अच्छा प्यारा सा एक फोर्स का टर्म बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। सो फ्रिक्शन मैं लिख सकता हूं यहां पर mg साइन ऑफ थीटा, और जब आप 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में है और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहां पर है, तो ये हो गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास
जो आएगा रिजल्ट दैट इज mg साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये टर्म इन्वर्स हो जाएगी, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आएगा। सो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आएगा आपके पास फ्रिक्शन का। ओके, सो अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो कि आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ वो मास को भी ध्यान में रखेंगे। अगेन इस पे काफ़ी डिस्कशन करने लायक बातें हैं, जो एक नया वीडियो बनता है जिस पे कि फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, किस डायरेक्शन में कब होगा, क्या वैल्यूज़ होंगी, राइट। नेक्स्ट टर्म जो मुझे आज के लेक्चर में देखनी है वो ये देखना है कि अब वेलोसिटी का क्या सिनेरियो होगा जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और डाउन द सरफेस यहाँ पर पहुँचता है, तो उसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए। बट वेलोसिटी का जो हम अप्रोच देखेंगे, दैट अप्रोच इज डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना था और यहाँ पर पहुँचते हुए उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है, तो वो एनर्जी कॉन्सेप्ट से हम इसको देख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि एज यू कैन सी दिस एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज नॉट ए वेरिएबल क्वांटिटी। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो वी कैन आल्सो ड्राइव द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। आपको सबको पता है कि जो काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो तभी अप्लाई हो पाती हैं जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है। अब सिचुएशन में मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा तो मैं उसकी वेलोसिटी लिख रहा हूँ v, and I am considering the initial velocity of the object is 0 and the object is under pure rolling, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज l। सो दिस इज l and this side I can write l cos of theta, और ये जो होगा वो मैं लिख सकता हूँ l sin of theta, राइट। h is equal to l sin of theta। सो l कितना हो जाएगा, l is equal to, so I can write l is equal to h upon sin of theta। ज़रूरत पड़ने पे मैं l को h upon sin of theta सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो अंडर द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, I can write the equations like final velocity square minus initial velocity square is equal to 2 acceleration and the displacement which is l. So l can be substituted by h upon sin of theta, correct। now initial velocity को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, so v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन का रिजल्ट अभी हमने ड्राइव किया है दैट इज g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एंड h अपॉन साइन ऑफ थीटा, राइट। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। सो v कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट। बहुत ही आसान रिजल्ट है, याद रखने लायक। एक्सेलरेशन के केस में भी डिनोमिनेटर का सेम ही एक्सप्रेशन था 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखोगे यही रिजल्ट होते हैं लीनियर सिचुएशन में कि अंडर रूट ऑफ 2gh हम पढ़ते आए हैं, काइनेमैटिक्स में ऐसा लिखा जाता है वेलोसिटी के लिए, और mg साइन थीटा जो होता है दैट इज द फोर्स एंड g साइन थीटा सिंपल एक्सेलरेशन होता है न्यूटन लॉज में। जब हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं कि स्मूथ सरफेस है तो g साइन थीटा सिंपली, जब ब्लॉक रखा होता है इंक्लाइंड सरफेस पे स्मूथ सरफेस होता है तो g साइन थीटा हम लिखते हैं कि एक्सेलरेशन है। ओके, सो इस सिचुएशन से हम थोड़ा सा और सिचुएशंस को देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी, इट डिपेंड्स ऑन दिस एक्सप्रेशन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं बताना चाहूँगा कि
जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, इट्स ए फॉर द सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 2/5 और हॉलो स्फीयर के लिए इट इज के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फॉर द केस ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर इट इज 2/3, राइट। अब ये जो 2/5 है, दिस कैन बी रिटन एज 0.4, अच्छा दिखे या फिर आसानी से समझ आए, और इसको हम लिख सकते हैं 0.6, राइट। अब देखिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कम है सॉलिड स्फीयर के लिए और ज़्यादा है हॉलो स्फीयर के लिए। इसका मतलब जब ये वैल्यू कम होगी, जब ये डिनोमिनेटर कम होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम सिचुएशन अप्लाई होता है एक्सेलरेशन पे भी, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो सेम ही है कि सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कम है, 0.4 है एज कंपेयर टू हॉलो स्फीयर। जब ये वैल्यू कम होगी डिनोमिनेटर की, इसका मतलब एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ज़्यादा होगी सॉलिड स्फीयर की। ये वैल्यू कम, डिनोमिनेटर कम है सॉलिड स्फीयर का, तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी मोर कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर। अब इसकी अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, सो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर is greater than the velocity of hollow sphere। इसी तरह से आप डिस्क को, रिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, तो क्या होगा, जो चीज़ ज़्यादा फास्ट चलेगी तो क्या होगा, उसको टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ आने तक बहुत तेज़ी से एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसको टाइम कम लगा। अब इन दोनों की जब रेस लगी तो तेज कौन था, फास्ट कौन था, ये था, तो इसको टाइम क्या लगा, कम लगा। सो वी कैन राइट इट एज द टाइम टेकन बाय द सॉलिड स्फीयर is less as compared to the time taken by the hollow sphere, right। ये नीट में चर्चा का विषय हो सकते हैं, नीट में ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको आना चाहिए, आना ये बाकियों को भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सस्ता कॉन्सेप्ट है तो आपको नहीं सीखना है, जेईई की तैयारी है तो आपको सिर्फ डिफ़िकल्ट ही सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आसान सवाल लगेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, मीडियम लेवल के सवाल लाओगे, आपको सॉल्व होंगे, तभी जाके आप और मुश्किल लेवल के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो नीट लेवल का पैकेज है, नीट लेवल की किताब है। नो डाउट कि जो जेईई की किताब होगी उसमें भी ये सारी डिस्कशन होंगी ही होंगी। ओके, तो चलिए, ये टाइम का रिजल्ट हमने देख लिया। अब मैं एक दो बातें और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे फ्रिक्शन को लेके ही डिस्कस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड सरफेस पे है और हाफ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस कैसा है, रफ है, ऐसा, ठीक। तो हमारे पास कोई भी सिचुएशन हो सकता है, मान लो कि पहले रफ सरफेस था और उसके बाद ये स्मूथ हो गया, हाफ ये स्मूथ हो गया, ये रफ है, और एक स्फीयर मान लो कि आ रहा था। तो जब वो रफ सरफेस पे था तो सिचुएशन कैसा था, वो प्योर रोलिंग फॉलो कर रहा था, प्योर रोलिंग फॉलो कर रहा था। प्योर रोलिंग फॉलो करेगा तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, है ना, अल्फा भी होगा, फोर्सेस लगेंगी, फ्रिक्शन भी लगेगी। आपको पता है फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो सवाल आता है कि जब वो यहां पर आएगा, जब वो स्मूथ सरफेस पे आएगा, फिर क्या होगा। जैसे ही स्मूथ सरफेस पे आएगा, तो मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊं आपको कि जैसे ही वो स्मूथ सरफेस पे आएगा तो सिचुएशंस बदल जाएंगी, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे
फ्रिक्शन नहीं लगेगी, सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होगी, mg साइन थीटा। नॉर्मल लगेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, mg कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये जो फोर्स है mg साइन थीटा, इसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, राइट, अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। एक्सेलरेट तो करेगा, लेकिन अब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहां पर फ्रिक्शन क्या हो गया बेटा, फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो, स्मूथ सरफेस पे जैसे ही ये पहुंचा। फ्रिक्शन के जीरो होने से बहुत कुछ हुआ। फ्रिक्शन के जीरो होने से टॉर्क लगना बंद हो गया। क्या हो गया, टॉर्क लगना बंद हो गया। अब भाई टॉर्क नहीं है यहां पर, तो हम टॉर्क को जो लिखते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, कि टॉर्क के कारण क्या हो रहा था, अल्फा को कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, कि इस सिस्टम के पास अल्फा था, एंगुलर एक्सेलरेशन था, जो कि अब टॉर्क नहीं लग रहा है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा था सिस्टम को, वो प्रोवाइड होना बंद हो गया है। मान लो कि इंजन का स्विच ऑफ हो गया है, तो फिर क्या होगा, फिर जो नेसेसरी अल्फा की रिक्वायरमेंट है, A इज इक्वल टू आर अल्फा को बनाए रखने के लिए, वो अब नहीं पूरी हो पा रही है। यहां पर पूरी हो रही थी, बिकॉज देर इज ए रफ सरफेस, ड्यू टू दिस रफ सरफेस वी हैव द नेसेसरी फ्रिक्शन, एंड ड्यू टू दिस नेसेसरी फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट इज अंडर प्योर रोलिंग। इट मीन्स this condition is satisfied and V is equal to R omega is also satisfied. But जैसे ही ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे आता है, यहां पर फ्रिक्शन लगना बंद होता है। फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होने से क्या होगा बेटा, कि टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और टॉर्क की वैल्यू जीरो होने से हमारे पास जो सिचुएशन थी, अल्फा अब उसको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। यहां टॉर्क के कारण जो अल्फा लगा था सिस्टम पे, अब वो नहीं लग रहा। अगर इसके पास ये रोटेशन में था, तो नो डाउट कि वो कंटिन्यू तो करेगा, उस सिचुएशन को स्मूथ सरफेस पे आने से कंटिन्यू तो करेगा, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जो ए ज्यादा बढ़ता जा रहा है, या हम कहें कि जब जैसे ही ये फ्रिक्शन का फोर्स कम हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, mg साइन थीटा, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर जो A होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन R अल्फा, ये कंडीशन अराइज हो जाएगा। तो ये कंडीशन अराइज होने का मतलब क्या होगा, कि द बॉडी इज नॉट अंडर प्योर रोलिंग। तो बड़ा ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे होती है, तो प्योर रोलिंग सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें रफ सरफेस की रिक्वायरमेंट है। रफ सरफेस होगा, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होगी तो अल्फा जनरेट होगा, अल्फा होगा तो A इज इक्वल टू आर अल्फा की कंडीशन बरकरार रहेगी। फ्रिक्शन का तो यार काम ही यही है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन यहां पर रोलिंग मोशन में इस इक्वेशन को बनाए रखने की पूरी तरह से मदद करता है, कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये जो सिचुएशंस हैं ये नहीं फुलफिल हो पाएंगी। तो जैसे ही ये स्मूथ सरफेस पे आता है, फ्रिक्शन गायब होती है, फ्रिक्शन से टॉर्क गायब होती है, टॉर्क एक्ट नहीं होगी तो अल्फा पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि अल्फा अब कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो अल्फा अब कम होता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो उतनी ही रही। सो दिस ऑब्जेक्ट बिहेव एज ए फॉरवर्ड स्लिपिंग, सो देयर इज नो मोर प्योर रोलिंग वंस द ऑब्जेक्ट रीच एट द स्मूथ surface. So what is the necessary condition here? The necessary condition is for the pure rolling to take place on the inclined surface, it should be a rough surface. वो rough surface होना ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं on smooth surface pure rolling is not possible. On smooth inclined surfaces pure rolling is not possible. Pure rolling is not possible. करेक्ट। ये बात हम सबको अच्छे से समझ आनी चाहिए, बड़े दिल से समझ आनी चाहिए कि हाँ सर, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि ऐसा तो होगा ही होगा। ये चीज आपको
क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और भी बातें हैं जो कि मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।